नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। आज अटेंशन की जरूरत प्रशासन और शासन के उन दो पहियों को है जिनके बीच का तालमेल बिगड़ता दिख रहा है। केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग यानी डीओपीटी ने कड़ा फरमान जारी किया है। राज्यों के मुख्य सचिव को साफ कहा गया है कि अधिकारियों को तमीज सिखाई जाए। उन्हें बताया जाए कि जब जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि सामने आए तो प्रोटोकॉल और शिष्टाचार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये आदेश सिर्फ एक तरफा है? और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ की सियासी गलियारों और प्रशासनिक गलियारों के बीच की दूरियाँ किसी से छुपी नहीं है। एक तरफ जहाँ जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर प्रशासनिक तानाशाही और उपेक्षा के गंभीर आरोप लगाए हैं, चाहे वो राजगढ़ का मामला हो, भिंड का मामला हो, मुरैना का हो या किसी और जिले का। और कई तरफ ऐसे भी उदाहरण आए जब जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को खुलेआम मंचों से निशाने पर लिया, उन्हें सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई और उनके मनोबल को चुनौती दी। आज अटेंशन में हम पूछेंगे कि क्या ब्यूरोक्रेसी वाकई में बेलगाम है कि उसे बार बार शिष्टाचार की याद दिलाना पड़ती है, या फिर प्रोटोकॉल की आड़ में जनप्रतिनिधि अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, जब शासन और प्रशासन के बीच ये वर्चस्व की लड़ाई छिड़ती है तो क्या आम जनता का विकास पीछे नहीं छूट जाता है? इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सहित देश में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच बढ़ते टकराव के मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अधिकारियों से सांसदों और विधायकों के साथ व्यवहार, प्रोटोकॉल और जिम्मेदारियों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। पत्र में ये भी कहा गया है कि जनप्रतिनिधियों के पत्रों का समय पर जवाब देना अनिवार्य है और जवाब देते समय भाषा शालीन व विनम्र होनी चाहिए। केंद्र ने इस तरह की शिकायतों के बार बार सामने आने पर चिंता जताते हुए इसे सही संकेत नहीं बताया। साथ ही सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय बेहतर हो सके। वही इस पत्र पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पत्र को सामान्य बताते हुए कहा कि पत्र हर साल आते हैं। ये सामान्य सिस्टम है कि जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों के साथ तालमेल रखें। इस बारे में बीजेपी प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा ने भी कहा कि ये सामान्य प्रक्रिया है। नए अधिकारी इतने अनुभवी नहीं होते, इसलिए वरिष्ठ अधिकारी उनका मार्गदर्शन करते हैं। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। ब्यूरोक्रेट्स भी नए लोग आते हैं। तमाम नए अधिकारी उन सब प्राचीन पुरानी परंपराओं से उतने वाकिफ नहीं होते हैं, इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का वरिष्ठ उनका अधिकारी और विभाग उनको समय समय पर मार्गदर्शन करता है। वही इस मामले में कांग्रेस नेता प्रवीण धौलपुरे ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह के काम पहली बार भाजपा सरकार में ही हो रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस सरकार में ब्यूरोक्रेसी और नेताओं के बीच कोई टकराव नहीं हुआ। धौलपुरे ने कहा कि भाजपा के लोग अधिकारियों से दुर्व्यवहार करते हैं और इसी के चलते अधिकारियों के व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। आईएएस अगर जिम्मेदार व्यक्ति है, वो प्रशासनिक पद पे बैठा है, उसकी गरिमा के अनुरूप काम करेगा और प्रशासनिक दायरे में रह के काम करेगा। जब वो व्यक्ति उस काम को नहीं कर पाता है तो अनाप शनाप अनकल बयानबाजी करके, अनाप शनाप बर्ताव करके उस अधिकारी को दबाया जाता है। वो अधिकारी कई बार होता है कि अशिष्टाचार की भाषा उनसे भी निकल जाती है। लेकिन ये पूरा जो सिस्टम है, ये किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? ये विवाद पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कारण। पूर्व में आज तक कभी कांग्रेस सरकारों में ऐसे अशिष्टाचार की भाषाएं हमें सुनने को तो नहीं। आपको बता दें कि अधिकारियों की आचार संहिता में ये स्पष्ट निर्देश है कि अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ पेशेवर, सम्मानजनक और पारदर्शी व्यवहार करना चाहिए। उन्हें निष्पक्ष होकर नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए स्पष्ट और तथ्यात्मक संवाद बनाए रखना चाहिए। इतने स्पष्ट निर्देश होने के बाद भी अधिकारी अपना प्रोटोकॉल आखिर क्यों भूल रहे हैं? और अधिकारियों के प्रति जनप्रतिनिधियों का व्यवहार भी सरोकार का विषय आखिर क्यों बनता जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। नमस्कार। तो प्रोटोकॉल की ये मांग केवल सम्मान के लिए मान ले कि अधिकारियों पर दबाव बनाने का तरीका भी है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि इस तरह का टकराव मिले देखने को कि सारे अधिकारी या सारे ब्यूरोक्रेसी के लोग सारे जनप्रतिनिधियों से टकराव पर उतारू हो जाएं, क्योंकि संख्या बड़ी जनप्रतिनिधियों की भी है और ब्यूरोक्रेसी की भी है, लेकिन मामले ऐसे 2-4-10 ही आ पाते हैं। लेकिन दूसरा एक सवाल ये भी है कि डीओपीटी को ये भी एक चिट्ठी में ये भी लिख देना चाहिए फिर अधिकारियों को ताकीद के साथ कि भैया जनप्रतिनिधि मतलब केवल ये नहीं कि सत्ता पक्ष का ही है, उसमें विपक्ष के जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि ज़्यादा पंगे उनके साथ भी नज़र होते हैं। कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ उनको इग्नोर कर दिया जाता, आमंत्रण पत्रों में नाम नहीं होता है, कोई शिलालेख होता उनको उसमें उनका नाम नहीं होता है, कोई मंच सस्ता सरकारी तो उसमें उनके लिए कुर्सियाँ नहीं होती है। देखिए मनोज जी, मैंने वो पत्र को जो है पूरा नहीं पढ़ा है। आपने जितना संदेश दिया था उतनी जानकारी में है। मुझे ये नहीं मालूम कि उस पत्र में विपक्ष के लिए अलग और सही है, ये जो पत्र आया है सत्ता पक्ष के लिए आया है। नहीं, तो उसमें केवल इसलिए जनप्रतिनिधि लिखा है तो जनप्रतिनिधि दोनों के ही होते हैं, इसलिए स्पेसिफाई करने के लिए जो है सरकारों के काम छोड़ दीजिए। मैं कहना ये चाहता हूँ सारी मामले में कि यदि हमारा ब्यूरोक्रेसी और रिएक्ट हो रही है, वापस आवाज आ रही जी मैं हाँ, ब्यूरोक्रेसी यदि जनप्रतिनिधियों के साथ तालमेल करके चलती है, उस स्थिति में डेवलपमेंट की योजनाओं के क्रियान्वयन का आधार बहुत अच्छा बनता है। इसलिए ये तो होना ही चाहिए। इसके लिए कार्मिक मंत्रालय का आदेश आए या नहीं आए, और मुझे जब आपका संदेश प्राप्त हुआ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आया था कि जो आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज के लिए जो भद्दी टिप्पणी की थी, शायद उस पर कोई जो है सरकार के पास संदेश आया होगा। लेकिन आप बताइए कि केंद्र सरकार को जनप्रतिनिधियों की तो चिंता है, और एक जो है अच्छे समाज की जिसके बारे में आम धारणा अलग किस्म की है, उसके बारे में भद्दी टिप्पणी करने वाले के बारे में अभी समय ही नहीं मिला है। तो सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार की इस बात को लेकर के आलोचना करना चाहूंगा कि वो जनप्रतिनिधियों के साथ यदि चाहते तो संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई या एक्शन संबंधी, क्योंकि उसके साथ न केवल दुर्व्यवहार का मामला है बल्कि गलत तरीके से आईएएस अवार्ड लेने का मामला भी शामिल है, इसलिए उसके खिलाफ एक्शन। और मैं एक और चीज जोड़ देता हूँ ना कि जनप्रतिनिधि क्यों, आम आदमी भी क्यों नहीं हो उसमें शामिल। हाँ भाई, आम आदमी को भी शामिल किया जाना चाहिए, ये मैं भी अपनी तरफ हर एक आदमी से सम्मान से बात करिए ना आप, कि जरूरी थोड़ी कि जनप्रतिनिधि हो। जी जी जी। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात जो आपने कही है, मैं उसको भी समाहित करता हूं कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जनता के साथ सीधी डीलिंग, और डीलिंग जनता के साथ करते समय आपको अपने व्यवहार को उसके अनुकूल रखिए, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, आपको कानून का ज्ञान है, आपके पास आर्थिक जो है व्यय करने का अधिकार है। पर मैं जब सामने से जाता हूं तो मेरे पास ये सारे अधिकार नहीं होते, इसलिए मैं केवल डिमांड लेकर के जाता हूं। तो आप जनप्रतिनिधि को तो ठीक है, अपनी जगह है, उसका संदेश आ गया, लेकिन आम आदमी के साथ भी आपको यही व्यवहार करना चाहिए। और दूसरा मनोज जी, जो आपने एक संदेश दिया है, बात कही है, मैं उससे सहमत हूं कि जो राजनीतिक लाइन खिंच गई है, राजनीतिक लाइन के आधार पर पक्ष और विपक्ष हो गया है। और अभी जो एक नया परिवर्तन आपने देखा होगा कि सत्ताधारी राजनीतिक दल, जिस पार्टी का राजनीतिक सरकार होती है, वो सरकारी कार्यक्रमों में पार्टी के नेतृत्व को बुलाने लग गया है। पहले जनप्रतिनिधि के रूप में आते थे, अब वो पार्टी के प्रमुख के नाम, जिला अध्यक्ष के लोग भी इस तरह से शामिल होने लग गए, जबकि पहले ये माना जाता था कि सरकार का काम पार्टी के संदेश के लिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सरकार अलग चीज है, सरकार अलग चीज है। तो अब वो भेद मिट गया है, खत्म हो गया है अब, और जो है सरकारें वो काम करने लग गई, उसमें अपने जो है प्रदेश अध्यक्ष को, जिला अध्यक्ष को और इनको सबको बुलाती है। अब ये क्यों मिट गया, इस पर निश्चित रूप से हम सब लोगों को बहस करना चाहिए। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो ब्यूरोक्रेसी की बात है वो ये है कि देखिए, जनप्रतिनिधि जो है वो फिर भी 5 साल में मैंडेट लेकर के आता है, उसको जवाबदेह होना चाहिए। वो जवाबदेह नहीं होगा तो अगले चुनाव में हार जाएगा। इसलिए भाजपा जैसी पार्टी जिसकी 3-3 बार 4-4 बार सरकार बन रही है, इसका अभिप्राय यह है कि जनता के साथ उसका तालमेल अव्यवहारिक नहीं है। लेकिन
ये इस प्रकार के ब्यूरोक्रेसी के लिए क्या रास्ते हैं? आप और हम चर्चा करते हैं अनेकों बार, मैंने इस बात को बोला है, चूंकि जी। मेरे एजेंडे में ये बात शामिल है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि विधानसभाओं के सत्र छोटे होने से ब्यूरोक्रेसी के प्रति सवाल लगाने की प्रथा समाप्त हो गई और ब्यूरोक्रेसी का चेकआउट खत्म हो गया। इसलिए आपको जो है ना वर्क ऑडिट की व्यवस्था को कोई न कोई रास्ता खोजना चाहिए कि आप 2-2 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हो, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हो और ढेले का काम नहीं करते, सारे दिन भर बैठ करके चले जाते हैं, फाइलों में अड़ंगे डालते हैं। आप भारतीय ब्यूरोक्रेसी की, मनोज जी गौर करने की बात है जी ये, बिल्कुल। भारतीय ब्यूरोक्रेसी की जो सबसे बड़ी मुझे गलती महसूस हुई है मैंने छोटे से पत्रकारी अनुभव में, वो ये है कि नोट शीट जो है वो बाबू लिखता है और अफसर उसमें कमियां निकालता है। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही नोट शीट लिख दे जो कानून के संगत हो और काम करने वाली हो, उसमें गलती निकालने में फाइल को 3 महीने खींच देते हो आप। तो आप उसको डिक्टेट करा दीजिए बाबू से कि भाई इस तरह की नोट शीट बना के लाइए, उसके नीचे एक टीप डालते हो, फिर एक नीचे वाला डालता है, फिर वो काट के ऊपर वाला डालता है, फिर वो डालता है, फिर मंत्री तक जाती। ये उल्टी प्रथा क्यों करी आपने? किस काम के लिए की है? तो इन सब चीजों में जो आज की जरूरत है, और मैं ये कह सकता हूं, मुझे संकोच नहीं है कहने में, जी। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार का वर्क कल्चर डेवलप किया है, उसमें इस बात को निश्चित रूप से उन्हें कहीं न कहीं सोचना चाहिए और ये सब भी इसी प्रकार के कार्मिक मंत्रालय की तरफ से आदेश आना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ब्रजेश जी, सवाल वही है कि बार बार इस प्रकार के आदेश क्यों? क्यों तो एक ड्यूटी का हिस्सा है। और एक दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि कई जनप्रतिनिधि सार्वजनिक मंचों से अधिकारियों को ताड़ लगा देते हैं, उनको उनकी औकात दिखा देते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो एक गाइडलाइन तो उनके लिए भी जारी होना चाहिए ना। निश्चित तौर पे मनोज जी, एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है, दोनों हाथों से ताली बजाना पड़ती है। आपने हाल ही में देखा प्रीतम लोधी ने किस तरह से एक अधिकारी के बारे में शब्दों का प्रयोग किया, और इससे पहले भी हम देखते हैं किस तरह से अधिकारी के बारे में प्रयोग किए जाते हैं और अधिकारी लोगों के बारे में, जो उदाहरण शर्मा जी ने भी दिया है। निश्चित तौर पर जो नौकर और हालात ये हो गए ना कि आप देखिए कि मुरैना की जो महापौर है, प्रथम नागरिक, उसको एक थाना प्रभारी रोक देते हैं। हम देखते हैं श्योपुर में एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त अधिकारी कुछ बात करता है तो थाना प्रभारी मंच से माइक पर उस राज्य मंत्री को अपशब्दों का इस्तेमाल करती है और उनको वहीं से जवाब देती है, और उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं होता है। हाँ, तो देखिए आप जो अभी उदाहरण बता रहे थे ना शर्मा जी, कि मोदी सरकार ने क्या किया, आप जवाबदेही बनाना पड़ेगा आपको, जो भी नौकरशाही है उसको। जब जवाबदेही बनाएंगे, आप जवाबदार होंगे, तो निश्चित तौर पर वो वैसा व्यवहार करने लगेंगे। अभी तो वो लाट साहब बन जाते हैं, लाट साहब बन गए तो वो लाट साहब जैसा व्यवहार करने लगते हैं। वो जनता के सेवक हैं। यदि उनको चुना इस बात की तनख्वाह मिलती है ना कि वो काम करें, ना कि काम अटकाएं, लोगों से अच्छा व्यवहार करें। जनप्रतिनिधियों से ही क्यों, सबसे उनको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, योजनाओं का बेहतर तरह क्रियान्वयन करना चाहिए। लेकिन वो अपने एसी कमरों से निकल के ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाते। इसके लिए जिम्मेदार कौन? सरकार चाहे तो वो कर सकते हैं। ये चिट्ठी कोई पहली बार तो आई नहीं है ना, बिल्कुल लगातार इस तरह की चिट्ठियां आती रहती हैं। हमने विधानसभा में देखा है, विधानसभा से पत्र लिखे जाते हैं जब विधायक शिकायत करते हैं कि साहब उनके साथ सुनवाई नहीं हो रही है, कलेक्टर हो या एसपी उनकी सुनवाई नहीं करते, जिलों में उनके पत्रों का जवाब नहीं देते, सचिवालय से लगातार सचिवालय से जवाब नहीं दिया जाता है, उसकी चिट्ठियां जाती हैं, बार बार उनको ताकीद किया जाता है, लेकिन उनके कान पर जू रहेंगी क्या? कुछ नहीं। तो ये चिट्ठी से कुछ होने जाने वाला नहीं है जब तक कि आप एक्शन नहीं लो। और एक्शन के लिए आप फार्मूले बनाते हो। आप 20-50 का फार्मूला लेकर आए, आपने कितने लोगों पर कार्रवाई कर दी? आपने ये फार्मूला लेकर आया कि जो अधिकारी है, आईएएस आईपीएस अधिकारी है, उन्हें अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। देखिए वो किस तरह से संपत्ति का ब्यौरा देते हैं कि 2 बाई 4 के कमरे में से वो किराया लाखों कमा रहे हैं। एक छोटे से कमरे से, एक छोटी से 2 एकड़ की जमीन से वो लाखों की आय कर रहे हैं। जिनकी सैकड़ों एकड़ जमीन है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी कोई कमाई नहीं हो रही है। तो आपने सिर्फ एक फार्मूला तो बना दिया है कि 20-50 में हम, यदि कोई काम का नहीं होगा, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप होंगे तो हम उसको बाहर कर देंगे, यदि वो लायक नहीं है तो उसको रिटायरमेंट दे देंगे, यदि वो संपत्ति में गड़बड़ी होगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो आप देखिए कहाँ कार्रवाई हो रही। क्या कोई वो डीओपीटी जिसको जो पूरे रिकॉर्ड जाता है कि किस अधिकारी कितनी संपत्ति कभी खोल के देखा है? अखबारों में इतना छपता है कि किस तरह से किस अधिकारी ने किस मकान से कितना किराया आ रहा है, कभी पिछले साल उसने क्या बताया था और इस साल क्या बताया है? हाँ, तो आप ये देखिए ना, करने वाले वही, जांच करने वाले वही, सजा देने वाले वही, तो फिर कैसे कहें जिम्मेदारी तय होगी? जवाबदेही तय ही नहीं होगी ना, तो कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर वो इसी तरह से चलेगा। ऐसी चिट्ठियां आती रहेंगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहली बार नहीं आई, जिस चिट्ठी पे हम बात कर रहे हैं वो रिमाइंडर लेटर है। इससे पहले एक चिट्ठी आई है, उससे पहले भी बहुत सारी चिट्ठियां आई हैं। मैंने आपको उदाहरण बताया ना, विधानसभा से 10 चिट्ठी जा चुकी है, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई की है?
मुख्यमंत्री कहते ये हैं जो कि बता आप रहे हैं, ग्रामीण शर्मा जी कह क्षेत्रों रहे में हैं ना, जाइए। वो किसी बाबू के हाथ आती होगी, वो एक टीप लगा के डाल देता होगा, अधिकारी भी देखता नहीं होगा, टीप पड़ी, देखा और छोड़ दिया। नहीं, आप कार्रवाई करने लगेंगे तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि आपको ब्यौरा सही से आने लगेगा। आप संपत्ति का ब्यौरा देने से भी कुछ नहीं हो रहा ना, कौन सी ईमानदारी आ गई उसमें, कौन से वो सुधर गए हैं। या आपके कहने के बाद, इस रिमाइंडर लेटर के बाद आपको क्या लगता है कि जैसे ही विधायक या सांसद पहुंचेंगे कलेक्टर के बाहर कक्ष में, वो आके खड़े हो जाएंगे, आइए आइए स्वागत है आपका, आपकी समस्या बताइए, समाधान कर देते हैं। आप देखिए लोगों से किस तरह से व्यवहार करते हैं, जनप्रतिनिधियों से व्यवहार और लोगों से व्यवहार जमीन आसमान का अंतर है। कुछ जनप्रतिनिधि हैं जिनकी चल जाती है, बाकी के साथ वही व्यवहार होता है, घंटों इंतजार करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, फोन कॉल नहीं उठाए जाते हैं, या कह दिया जाता है कि हम फला मीटिंग में थे या दूसरे काम में थे। आप इस तरह की सफाइयाँ आती हैं। जब जो इस तरह के बयान देते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती, तो नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो इस तरह से अधिकारियों पर, और अधिकारियों पर भी कार्रवाई होना चाहिए कि वो अपनी लाइन से हटकर जो एक गाइडलाइन है उससे बाहर जाते हैं तो उन पर कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड करना शुरू कर दीजिए, आज से कार्रवाई शुरू कर दीजिए। मुझे लगता है चिट्ठी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 4 लोगों को आप लटकाइए जिन्होंने इस तरह का व्यवहार किया है, जो आप कह रहे थे अब संतोष वर्मा का, आप कार्रवाई कर देते। दूसरे अफसर को बोलने की हिम्मत नहीं होती, आप कार्रवाई नहीं करेंगे, दूसरे संतोष वर्मा आ जाएंगे, उससे तीसरे आ जाएंगे, उस तरह की भाषा बोलने लगेंगे। आप अपने विधायकों पे, सांसदों पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो वो आज इस अधिकारी को धमका रहे हैं, कल दूसरे को धमकाएंगे। तो आपको दोनों तरफ देखना होगा, लेकिन तब शर्मा जाकर जी, सुधार होगा। हम देखते हैं ना, जैसे भोपाल की बात करें, प्रभारी मंत्री बैठक करते हैं, अधिकारी नहीं पहुंचते हैं। कोई विकास से जुड़ी बैठक है ना, कोई राजनीतिक एजेंडा तो है नहीं उसमें। सांसद बैठक करते हैं, गुस्सा होकर उनको जाना पड़ता है, क्योंकि अधिकारी आते नहीं, आते हैं तो जो जिनको आना चाहिए वो नहीं आते हैं, और जिनको आना चाहिए था वो फोन नहीं उठाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनता से कामों के लिए बाध्य होता है, और मैक्सिमम बार वो इसी से जुड़ी चिट्ठी पत्री करता होगा, फोन लगाता होगा। लेकिन अधिकारी ना कभी चिट्ठियों का जवाब देते हैं, कभी फोन नहीं उठाते हैं। तो ये क्या ईगो की लड़ाई है क्या? नहीं, ईगो के साथ साथ मनोज जी ये बात तो देखिए, आप बड़ा अफसर बन गया वो, तो उसके दिमाग में ये तो बैठ ही गया कि मैं बहुत कुछ हो गया। आप ये देखिए कि आलोक शर्मा का भी आपने उल्लेख किया है कि सांसद महोदय यहाँ जो है कितनी बार बैठ के बुलाते हैं और लोग नहीं पहुंचते, वो कड़ी चेतावनी दे देते हैं, और कड़ी चेतावनी के बाद अगली बैठक में फिर वही पोजीशन बनती है, फिर नहीं आते लोग। तो इसलिए जो है कई बार इन बातों की तरफ ध्यान देना पड़ रहा है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण, जो फोन नहीं उठाने वाली बातें हैं इनका जी इसका मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं जी कि आप किसी भी व्यक्ति को आजमाने के लिए फोन कर लीजिए, वो भूलवश आपका फोन उठा लेगा। जब उसको ये मालूम चल जाएगा कि आप अमुक व्यक्ति हैं और अमुक काम के लिए फोन कर रहे हैं, तो आपको दोबारा फोन नहीं उठाएगा। पर पहली बार यदि उसको आपको अननोन समझ करके उसने दे दिया, तो धंधे पानी का या अन्य कोई रास्ता या कोई संबंधी मित्र होगा या कोई और होगा, ये सोच करके आपका फोन उठा लिया जाएगा, लेकिन बाद में नहीं उठाएगा। और अव्यवस्थाएं पैदा करने में इन्हीं प्रकार के तत्वों की भूमिका रहती। मैं बहुत स्पेसिफाई उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन कर सकता हूं, लेकिन करने की आवश्यकता नहीं है। अनेकों स्थानों पर आपको भी अनुभव में आता होगा, जनप्रतिनिधियों को भी अनुभव में आता है। और मैं तो यहाँ के बड़े बड़े विधायक जो अपने आप को बहुत तुर्रमखा समझते हैं, उनकी भाषा को रिपीट कर रहा हूं। वो मुझे फोन पर ये बोलते हैं कि भाई साहब कोई सुनता ही नहीं है, भाई साहब कोई सुनता ही नहीं है। ये जो मनमानी है, ये इस प्रकार के पत्रों की अपेक्षा करती है। ये बात सही है कि इस प्रकार के पत्र आएंगे, फाइल में लग जाएंगे, रिमाइंडर हो गया, फिर कह दिया, बता दिया, ये सब हो जाएंगे। लेकिन चूंकि व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा भेजा गया पत्र ये एहसास कराता है कि भैया कहीं ऐसा तो ना आप बिगड़ रहे हो। अब जो स्वभाव से बिगड़े हुए लोग हैं उनका तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये जिम्मेदारी बनती है मुख्य सचिव महोदय की। मुख्य सचिव महोदय जो है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत सम्मान करता हूं और ये मानता हूं कि वो क्विक डिसीजन करने वाले व्यक्ति हैं, उनके अंदर बहुत बड़ी प्रतिभा है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी यदि मध्य प्रदेश की अफसरशाही कहीं न कहीं भटकाव की तरफ जा रही है, मैं ये पत्र तो पूरा देश भर के लिए जारी हुआ होगा, कोई मध्य प्रदेश भर के लिए नहीं है। यदि कार्मिक मंत्रालय ने जारी किया तो सभी राज्यों को भेजा होगा, परंतु मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के बारे में विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। आप मनोज जी किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, वो एक आध मिनट आपके साथ संतोषजनक बातचीत करेगा, पर एक आध मिनट के बाद जो है उसका बॉसिज्म जग जाएगा और वो इसी तरह का व्यवहार करता है। लोगों ने जाना बंद कर दिया, लोग दूर हो गए। और फिर एक बात मैं बड़ी महत्वपूर्ण आपके सामने कह रहा हूं कि
लंबे समय की सरकार है, लंबे समय सरकार चलती रहती है, तो एक स्वाभाविक रूप से बॉल फुटबॉल दिखने लग जाती है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो वातावरण बना हुआ है, इसके पीछे कई प्रकार के जो है। लेकिन अब आप जो फुटबॉल प्रमुख में भी लोग हमने हैं, देखा है कि सेल्फ गोल हो जाते हैं कई बार, होते हैं ना, वो उनमें भी समय आत्मघाती पर साबित आएंगे हो तो- जाते हैं। लेकिन तो जी, आप बताइए, तमिलनाडु में मनोज जी किसने सोचा था कि विजय जो है वो एकदम से 108 ले जाएगा? लेकिन कोई ये भी कोई विजय आ सोच जाएगा। सकता है कि वो डीएमके और कोई विजय एआईडीएम आ के हाथ जाएगा। मिला लेगी, ये तो मतलब वही असंभव कह काम रहा हो जाते हैं। लेकिन किसी भी बजट की राज्य बात में- वही है जी। मनोज जी, किसी भी राज्य में कभी भी कोई विजय आ सकता है, इसका आप बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ भी आए थे, लेकिन हमने देखा कि वो क्या हुआ उनका। लेकिन ब्रजेश जी बात वही है कि ये जो प्रश्न कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिकली तो होता है कि बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस से अभद्रता की है तो शोखून माफ है। कांग्रेस की सरकारों में हमने देखा है कि बीजेपी के नेताओं से कुछ हो जाता है, चाहे वो राजगढ़ का मामला हो, चाहे छिंदवाड़ा का मामला हो, तो वो सरकार उनके पक्ष में खड़ी हो जाती है। निश्चित तौर पर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ही हैं, क्योंकि वो ही जिस तरह से कठपुतली बनाते हैं उनको, फिर वो उनको कठपुतली बना लेते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से वो तो परस्पर शेर जुड़े की हुए हैं। सवारी है, बैठे हाँ। हो तो डरोगे, उतरोगे तो खाएगा, टाइप हो खाएगा। जाता है फिर एक समय तो बाद। आप देखिए, आप पहले उनको इतना सर पे चढ़ा लिया, तो अब वो सिर पे चढ़ के मूद रहे हैं। ऐसे कहावत है ना, जो एक वही हालात है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही। ब्यूरोक्रेसी पे आपको लगाम कसना पड़ेगी। तो आप में नैतिक रूप से आप उतने सक्षम होना चाहिए, आप में उतनी ईमानदारी होनी चाहिए। क्या वही ब्यूरोक्रेसी दिल्ली जाती है, यही पुलिस अधिकारी दिल्ली में सीबीआई में जाते हैं, बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यहाँ अदालत कहती है कि साहब ये देखिए क्या खामियां हैं, बरी हो जाता है आदमी। यही आईएएस अधिकारी दिल्ली में जाते हैं, सचिवालय में काम करते हैं, तो आप देखिए एक के बाद एक बेहतरीन अवार्ड लेते हैं और मध्य प्रदेश में आके दड़बे में बैठ जाते हैं। तो काम लेने वाला एक तरह से जिम्मेदार है ना, कि काम लेना आना चाहिए। आप कह रहे थे ना, अभी शर्मा जी कह रहे थे, मोदी सरकार ने काम लेना शुरू करा, तो काम ले रहे हैं ना लोग। दिल्ली पहले दिल्ली दौड़ लगाते थे आदमी, मध्य प्रदेश में आपने कसावट की तो दिल्ली दौड़ लगा लेता था आदमी। अब लेकिन आप देखिए, काम करने वालों की पहचान हो रही है, उन्हें जिम्मेदारियां मिल रही हैं। आप ऊपर से सुधार करना पड़ेगा आपको। आप देखिए, मुख्य सचिव की आपने बात की, ऊपर से लेकर आए, सुधार हुआ। निश्चित तौर पर धीरे धीरे सुधार होता है। एक आप नीचे से सुधार करने की कोशिश करोगे, समय लगेगा। एक आप ऊपर से सुधार करोगे तो ज़्यादा परिणाम आएंगे। वो परिणाम हम देख रहे हैं, यहाँ मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं कि जब वो कलेक्टरों की बैठक लेते हैं तो फटकार लगाते हैं और ये भी कहते हैं कि सीएम क्या बोलते हैं उनके बारे में। ये व्यवहार सुधारिए आप, और कार्रवाई, और वो बाकायदा मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, जिम्मेदारी भी दे रहे हैं। हमने वही देखा मध्य प्रदेश डीजीपी में, तो वो भी वही काम कर रहे हैं, विभागवार समीक्षा कर रहे हैं, काम ले रहे हैं। तो जब आप ऊपर से सुधार करोगे तो ये समय धीरे धीरे आप जो बढ़ता जाएगा, तो आप देखना नीचे तक सुधार आ जाएगा। और जो शर्मा जी कह ही रहे थे, तो आजादी कुछ के लोग 80 तो साल होने वाले, और कितने समय चाहिए सुधार के लिए? नहीं, डंडा नहीं चल रहा है ना। डंडा चले तो 4 दिन में सुधार हो जाए, वो मैंने जो पहले भी कहा था। जी शर्मा जी, क्योंकि समय कम है। जी बोलिए शर्मा जी फटाफट। हाँ, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। देखिए एक चीज को आप मध्य प्रदेश को देखते हैं तो मध्य प्रदेश की मानसिकता के हिसाब से भी ब्यूरोक्रेसी को तैयार करना पड़ेगा। पूरे देश भर के चीफ सेक्रेटरीज को देख लिए, सारे के सारे पीएमओ से आए हैं। और जब अधिकांश पीएमओ से आए, जो पीएमओ से आए हैं, वो मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को सुधारेंगे या पीएमओ को रिपोर्ट देंगे? तो ये एक बड़ा नेगेटिव प्रभाव जो है इसका पड़ रहा है। इसके बारे में भी बहुत मंथन करने की जरूरत है समय पर। लेकिन जो उनके बॉस है वो भी तो पहले उस पर आवाज उठाए, आप हम तो मंथन कर ही लेंगे। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो लोकतंत्र के मंदिर में जनप्रतिनिधि जनता की आवाज है और ब्यूरोक्रेसी उस आवाज को जमीन पर उतारने वाला हाथ। लेकिन जब हाथ ही आवाज को दबाने लगे या आवाज ही हाथ को बांधने की कोशिश करे, तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ उस आम आदमी का होता है जो कतार के आखिरी छोर पर खड़ा है। केंद्र सरकार के निर्देशों ने यह तो साफ कर दिया है कि शिष्टाचार और प्रोटोकॉल में कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन क्या ये केवल कागजी आदेशों से साहबों के तेवर बदलेंगे? और क्या माननीय भी उस मर्यादा का ख्याल रखेंगे जिसकी उम्मीद वे अधिकारियों से करते हैं? मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां विकास की रफ्तार इस तालमेल पर टिकी है, वहाँ ये वर्चस्व की जंग खत्म होनी ही चाहिए, क्योंकि अंत में जीत किसी एक पक्ष की नहीं बल्कि लोकतंत्र की गरिमा की होना चाहिए। आज अटेंशन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।